हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक टॉपिक के बारे में, जिसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, फाइनेंस फंक्शंस क्या होते हैं और डिसीजंस में आपके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, इसको पहले हम बहुत ही नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं, लाइव एग्जांपल, जो हम डेली रूटीन में देखते भी होंगे और एक्सपीरियंस भी करते होंगे। आप सबने देखा होगा, जब हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हम सोचते हैं कि इसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा। पैसा मीन्स इज ऑल अबाउट फाइनेंस, यानी कितना फाइनेंस चाहिए होगा। मान लीजिए मुझे आज एक अपना कंपनी सेटअप करना है या मुझे मैन्युफैक्चरिंग की कोई यूनिट सेटअप करनी है, तो उसके लिए मुझे मशीनरी के लिए फाइनेंस चाहिए। आगे जाके, यानी जब मेरा बिजनेस एक इस्टेब्लिश हो चुका है, अच्छे खासे स्टेज पे आ चुका है, स्टिल अगर मुझे उसको आगे एक्सपेंड करना है, उसको और बढ़ाना है, तो उसके लिए भी मुझे मशीनरी एड ऑन करनी पड़ेगी, बिल्डिंग्स एड ऑन करनी पड़ेंगे। तो यानी हर स्टेज पे कहीं ना कहीं हमें फाइनेंस के लिए पैसा चाहिए ही होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब इसमें हमें कौन कौन से डिसीजंस होते हैं। देखिए, एक तो ये कि मैं इसमें क्या यूज़ करूँ, क्या मुझे इक्विटी चाहिए, क्या मुझे डेप्ट चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल में बात की जाती है फाइनेंस मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरे सब्जेक्ट में यही बात की जाती है कि कौन सा फाइनेंशियल रिसोर्स आपके लिए सबसे सही है, क्योंकि रिसोर्सेज में आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं, जहां आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। So this is all about financial management. Now let's start with the technical language. Financial management comprises the forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, and controlling of all activity relating to acquisition and application of the financial resources of an undertaking. देखिए, इसका मतलब क्या है कि एक अंडरटेकिंग, यानी कोई भी आपकी कंपनी है, जो भी आपकी कंपनी है, उससे रिलेटेड जो भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, यानी जहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, चाहे वो आपका सेल का हो रहा हो, रिवेन्यू का हो, या आप कहीं से लोन ले रहे हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या आपके इक्विटी शेयर्स है, तो उन सब रिसोर्सेज को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उससे रिलेटेड जितने भी आप इसमें डिसीजंस लेते हो, ये सब आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, जहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कंट्रोलिंग करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो और उनका डायरेक्शन करते हो। नाउ लेट्स मूव टू द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, जिसको हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। अब देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब तक आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आप क्या मैनेज करोगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो पैसा अरेंज कहाँ से करना है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या आ गया यहाँ पे आपके पास, कि पैसे को अरेंज कहाँ करना है, कहाँ से पैसा अरेंज करना है। तो फर्स्ट वन इज funds can be obtained from different sources having different characteristic in term at risk, cost and control. अब ये पैसा आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो। देखिए, एक तो ऑप्शन आपके पास आता है कि आप जो पैसे हैं वो अलग अलग जगह से आपको मिल सकता है, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, रिस्क पे, कॉस्ट पे, कंट्रोल पे। फॉर एग्जांपल, मुझे पैसा चाहिए कुछ इन्वेस्टमेंट करके, कुछ मुझे उसका रिटर्न चाहिए, तो उस केस में, या फिर मुझे मान लीजिए लोन चाहिए, तो उस केस में कितना रिस्क है, क्या रिटर्न है, क्या कुछ कंट्रोल मैं कर सकती हूँ। तो उसके बेस पे भी डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा फंड्स को लूँगी, किस कहाँ से अपने पैसे अरेंज करूँगी। नेक्स्ट वन इज द फंड्स रेज्ड फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर आर द बेस्ट फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, सिंस रीपेमेंट इज रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। देखिए, आप सब ने 11th-12th में पढ़ा होगा कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बारे में। इक्विटी शेयर अगर देखा जाए तो रिस्क के फैक्टर से बहुत ही सही होता है। अगर मुझे पैसे चाहिए, मुझे फाइनेंस चाहिए, तो उसके लिए इक्विटी के लिए मैं बहुत ज़्यादा उसको प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी में रिस्क कम होता है। हमें उसकी रीपेमेंट तभी करनी होती है जब हमारा फर्म, या जो हमारी कंपनी जो है, वो क्या चली जाए, लिक्विडेशन में चली जाए, वाइंड अप होने वाली हो, तभी हमें उसको रीपेमेंट करनी पड़ती है। अदरवाइज हमें उसको रीपेमेंट करने के लिए कोई भी हम बाउंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इसी के आगे अगर हम पढ़े तो वो है, देखिए, however it is also the most costly source of finance due to dividend expectations of shareholder। पर एक तरह से ये क्या है, यहाँ पे अभी आपको ये बोल रहा है कि रिस्क के मायने से अगर देखा जाए तो प्रेफरेंस इसको देनी चाहिए, ये प्रेफर करना चाहिए। बट वहीं पे अगर आप इसको दूसरी तरफ देखें तो ये आपको
कॉस्टली पड़ जाता है, कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है। आपको डिविडेंड जो आपके शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग या उसको ध्यान में रखते हुए आपको डिविडेंड के बारे में भी देखना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, डिबेंचर्स आर चीपर देन इक्विटी शेयर ड्यू टू देयर टैक्स एडवांटेज। हाउएवर दे आर यूजुअली रिस्कियर देन इक्विटी शेयर। देखिए, जो आपके डिबेंचर होते हैं उसमें आपको क्या मिल जाती है? उसमें आपको मिल जाती है टैक्स में बेनिफिट। क्यों? क्योंकि आप जो भी डिबेंचर्स को पेमेंट करते हो एज एन इंटरेस्ट, उसमें आप अपने P&L में उसको डाल सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो अमाउंट है वो प्रॉफिट का कम हो जाता है और आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स एडवांटेज मिल जाता है। एंड दे आर यूजुअली रिस्कियर देन इक्विटी शेयर। पर ये क्या होता है? यूजुअली रिस्कियर होता है इक्विटी शेयर से। क्यों? क्योंकि ये आपने क्या कर रखा है, ये एज अ लोन ले रखा है, तो आपको साल दर साल या सेमी एनुअली जो भी आपने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी अपने डिबेंचर होल्डर्स को। और साथ ही साथ डिबेंचर होल्डर को रिडम्पशन पीरियड जब आपका आ जाएगा तो उनको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा रिस्कियर होता है अगर आप कंपेयर करें इक्विटी शेयर से। तो नेक्स्ट वन देखिए, ये है दे आर द रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल कंसिडरेशन विच अ फाइनेंस मैनेजर मस्ट कंसिडर वाइल प्रोक्यूरिंग फंड्स। अब जो भी आपका फाइनेंशियल मैनेजर है, जो आपका फाइनेंस को देखता है, संभालता है, उसको अरेंजमेंट करते हुए फाइनेंस क्या ध्यान देना है कि उसमें कितना रिस्क है, कितना कॉस्ट है और कितना कंट्रोल किया जा सकता है। द कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी एट द मिनिमम लेवल, फॉर दैट अ प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल फैक्टर मस्ट बी कैरिड आउट। एक और चीज़ आपको यहाँ ऐड कर रखी है कि जो आपका कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट का बेटा यहाँ पे मतलब क्या है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए आपको लोन लेना है, ठीक है, आपको लोन लेना है और एक बिजनेस करना है। मैंने एक बिजनेस सोचा है जिसका रिटर्न जो है वो है 10% का, ठीक है। 1 लाख रुपए लगाने पे मुझे 10% का जो वहाँ से रिटर्न मिलने वाला है, जो बेनिफिट होने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है, वो 10% का होगा। और सेम मैंने उसमें पैसा लगाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने लोन ले लिया किसी बैंक से एट द रेट ऑफ 12%। अब बैंक वाला कह रहा है कि तुम मुझसे लोन लेके जा रहे हो ना, मुझे 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा तुमको। और वहीं जहाँ मैं अपने बिजनेस में वो पैसा लगा रही हूँ वहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 10% का जो है रिटर्न मिल रहा है। तो क्या ये बेवकूफ़ी नहीं होगी कि मैं 12% पे पैसे उठा के और 10% की जगह लगा रही हूँ? ये तो सीधी सीधी सी बात है कि मैं अपना खुद का लॉस खुद के हाथों करवा रही हूँ। तो इसको कहते हैं कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ जो आपका फाइनेंस है, उसको आपको कम से कम रखना है ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ सके। तो यहाँ पे इस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे या तो 10% पे ही लेना होगा या उससे नीचे लेना होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट नहीं होता बिजनेस में, तो इसलिए अगर आप 10% पे लेके 10% पे अगर आप लोन लेके आप आगे के 10% के लिए लगा रहे हो, तो स्टार्टिंग के पीरियड के लिए कभी कभार ये बिजनेस में ठीक होता है, लेकिन हर बार ये नहीं होता, हर बार ठीक नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आपके फाइनेंस मैनेजर को ध्यान में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देखिए, फंक्शन में ही हम बात कर रहे हैं। पहला फंक्शन क्या था कि अरेंजमेंट कैसे करनी है फंड्स की, उसके बारे में क्या ध्यान रखना है, वो हमने पॉइंट कर लिया। सेकंड वन इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब पैसा तो आ गया, ठीक है, 1 लाख रुपए आ गए मेरे पॉकेट में। अब मुझे इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, उसको कहते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, कि जहाँ पे मेरा प्रॉफिट बढ़ सके। So this is the finance manager has to ensure that funds are not kept idle or there is no improper use of fund। क्या बोला गया है कि ऐसा ना हो कि ये जो फंड है ये खाली बस पड़े रहे आपके पास ही और कहीं आपने इसको इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं आपने इसको यूज़ नहीं किया और इसका कोई प्रॉपर यूज़ ना हो। ऐसा नहीं है कि चाय पानी में ही आपने पूरा खर्च कर दिया, नहीं, आप इसको प्रॉपर बिजनेस में लगाएं ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। The fund are to be invested in a manner such that they generate return higher than the cost of capital। यही बात बोली है जो मैंने अभी आपको समझाई थी कि आपको क्या करना है, आपको ऐसी जगह पैसा लगाना है जहाँ से आपका जो रिटर्न है, जो जनरेट हो रहा है, वो ज़्यादा हो। किससे? आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जो आपने लगाया था, ठीक है, जो आपने बोरो किया था या कहीं से भी अरेंज किया था, उस पर जो आपको कॉस्ट लगा उससे हायर आपको मिले। Beside this, decision to invest in fixed asset are to be taken only after sound analysis using capital budgeting technique। देखिए, इन सब डिसीजन के बाद आपको क्या करना है, इन्वेस्ट जो आप फाइनेंशियल एसेट में फिक्स्ड एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो क्या करने हैं, वो आपको पूरा एनालिसिस करने के बाद ही करने हैं। ऐसे ही नहीं कि आपको मशीनरी खरीदनी है, आपने खरीद ली, पूरा एनालिसिस करना है
कि आपको कौन से टेक्निक से किस तरीके से आपको मशीनरी खरीदनी चाहिए या फिर आपको लीज पे लेनी चाहिए, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी एज अ फाइनेंस मैनेजर। Similarly, adequate working capital should be maintained so as to avoid the risk of insolvency. वर्किंग कैपिटल यानी कि देखिए, आपको सबको पता है अगर मैंने आज सेल की है तो आज के आज मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है वो सब जारी रहें, उसमें रुकावट ना आए या वो रुक ना जाए, इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके रखना पड़ेगा कि आपके पास आपके पॉकेट में इतना वर्किंग कैपिटल हो कि ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट के रास्ते पे निकलती जाए। तो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे हमारा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट करेंगे। आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आए हो, नहीं आए तो हमें अभी की अभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।